सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, इन्वायरमेंटल साइंस की, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो पॉपुलेशन का आपके सिलेबस के अंदर कंसेप्ट है, ठीक है। इकोसिस्टम का कंसेप्ट है और कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इकोसिस्टम की। और यहाँ पे हैंड राइटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। और फॉर पीडीएफ आपको कहीं नहीं जाना है, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के, वहाँ पे सीधा लिंक पे टैप करो और आप टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आप पॉपुलेशन के बारे में बताओगे, ठीक है। अगर आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, और ये कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आपको 12 मार्क्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जब भी आप आंसर करते हो। तो इट रेफर टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं सेम स्पीशीज़ को, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के अंदर रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक दूसरे से ये इंट्रैक्ट भी करते हैं। लाइक हम अपनी बात लगा लें, वी आर आल्सो बिलोंग टू द स्पीशीज़, यानी होमो सैपियंस है हम, ठीक है। तो सैपियंस हमारी स्पीशीज़ आ जाती है, ठीक है। होमो सैपियंस, सैपियंस वैसे नाम है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी टोटल इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, हमारी जो स्पीशीज़ है उन सभी को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी एक पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं इंटरेक्ट भी करते हैं हम अपने एक दूसरे के साथ, ठीक है, अपनी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए। उसके बाद आप डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो ऑडम जो है, ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत सिंपल है, और स्मिथ ने भी दी थी। आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है ना वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑडम की बात करें तो इन्होंने क्या बोला कि ये पॉपुलेशन जो है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं और एक स्पेसिफाई एरिया यानी स्पेसिफिक एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं एक गिवन टाइम में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं। किसका यूनिट होगा ये? बायोटिक कम्युनिटी यानी लिविंग कम्युनिटी का। तो ये इन्होंने डेफिनेशन बोली थी, कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई आपको ऐसे एज सच लिखनी पड़ेगी। तो फिर से सुन लो क्या है। एक पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, सेम एरिया जो है या स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं एक गिवन टाइम में, और कहीं ना कहीं ये एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। किसका? बायोटिक कम्युनिटी का यूनिट बन के। ना उस स्मिथ ने क्या बोला कि ए पॉपुलेशन जो है वो एक कलेक्टिव ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का, सेम स्पीशीज़ को बिलोंग करेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये कैपेबल होते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और एक पर्टिकुलर स्पेस जो है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इनकी भी। अब हम देखेंगे, देखो इससे तो काम बनने वाला नहीं आपका, थोड़े से आपको एस्पेक्ट्स लिख के आ जाना है पॉपुलेशन की कि क्या क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो करैक्टर्स होते हैं यानी विशेषताएं, गुण होते हैं या कुछ कारक होते हैं जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जिसमें आपको देखोगे कि साइज़ आ जाएगा, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, डायनामिक्स यानी चेंज वगैरह आती है जो पॉपुलेशन साइज़ के अंदर, इंट्रैक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन विद इन देयर इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे सबसे पहले अगर मेजर एस्पेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलेशन साइज़। तो पॉपुलेशन साइज़ सिंपल कंसेप्ट है, सबने सुन रखा है। पॉपुलेशन साइज़ का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं किसी स्पीशीज़ के एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया के अंदर। तो हम सभी को बोलेंगे कि ये क्या बना रहे हैं, एक पॉपुलेशन साइज़, यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हैं, ये कितने हैं किसी भी स्पीशीज़ के विद इन अ डिफाइंड एरिया के अंदर। अब ये जो पॉपुलेशन साइज़ है इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखो अगर हम साइज़ की बात करें तो इसमें जैसे मोर्टेलिटी आ गया आपका, नेटेलिटी आ गया, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन आ गया, ठीक है। मोर्टेलिटी आप सबको पता है, बर्थ रेट। देखो कहीं ना कहीं अगर डेथ रेट, मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट, ये याद रखना आप लोगों ने। तो अगर देखो डेथ रेट हाई होता है तो हमारा पॉपुलेशन का नंबर क्या होगा? कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर कम होगा, तो इससे पॉपुलेशन साइज़ जो है वो चेंज होगा। तो ये फैक्टर आ जाएगा कि जो हमारी पॉपुलेशन साइज़ को इन्फ्लुएंस करता है। नेटेलिटी की बात करें तो ये आपका बर्थ रेट हो जाता है। अगर बर्थ रेट हाई है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर नेटेलिटी यानी बर्थ रेट कम है आपका, तब भी आपका पॉपुलेशन साइज़ कम होगा। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इनमें याद रखना है आपने क्या फ़र्क होता है। इमिग्रेशन मतलब ऐसे याद रख लो इम्पोर्ट, और ई से याद रख लो एक्सपोर्ट। मतलब जब एक स्पेसिफिक एरिया से कोई इंडिविजुअल्स जो है वो बाहर जाते हैं किसी दूसरे एरिया के अंदर, तो इससे भी हमारा जो पॉपुलेशन साइज़ होगा उसमें नंबर में फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये याद रखो आप कि दूसरी टेरिटरी से हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं, तो इससे भी हमारा जो नंबर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इमिग्रेशन क्या होता है? इम्पोर्ट यानी बाहर से अंदर आना, और एमी मतलब बाहर जाना, ठीक है, यहाँ से इस टेरिटरी से इस टेरिटरी में। अब आ जाएगा एक सेकंड एस्पेक्ट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी होता है घनापन कितने हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितने जो है वो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जिसमें आपके दो टाइप्स होते हैं, क्रू डेंसिटी होती है और इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है। एक क्रू
डेंसिटी जो है ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो क्राउड की बात कर रही है। इकोलॉजिकल की बात करें तो कहते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द एक्चुअल हैबिटेबल एरिया, कि जो एक्चुअल रहने योग्य जगह है वहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, दैट्स इकोलॉजिकल। ठीक है, अब आ जाएगा एज स्ट्रक्चर, क्योंकि जहाँ पे जो भी एरिया होता है वहाँ पे हर एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। अब आता है एज स्ट्रक्चर। तो एज स्ट्रक्चर आप सबने सुन रखा है कि डिफरेंट अगर हम बात करें एज ग्रुप्स के कितने इंडिविजुअल्स जो हैं पाए जाते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, उसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चर, जिसमें आपका ओल्ड एज आ गया, अडल्ट पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, जिसमें आप देखो प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन सब की अलग अलग कितनी पॉपुलेशन है उसको हम बोलेंगे एज स्ट्रक्चर। ठीक है, कितना प्रोपोर्शन है यानी कितने हिस्सा है टोटल पॉपुलेशन के अंदर। अब इसमें देखो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, 3 में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन हो सकती है, स्टेबल पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का बढ़ना। ठीक है, ये याद रखना। तो पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब कि यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि अगर यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको लगेगा कि नहीं हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तभी तो नंबर ज़्यादा है। तो हायर प्रोपोर्शन होता है यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स का, तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसमें यंगर इंडिविजुअल जो हैं उनका नंबर ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सपेंड कर रही है, बढ़ रही है। स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होगा कि इक्वल प्रोपोर्शन रहेगा सारे के सारे एज ग्रुप्स का। ठीक है, कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली सबका बराबर होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में उल्टा होगा। देखो यहाँ पे ओल्डर इंडिविजुअल्स का नंबर ज़्यादा है, यंगर पॉपुलेशन का नंबर कम है। देखो कहीं ना कहीं यंगर पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन करती है कि हमारी पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा कि कम होगा। ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन होगी तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर कम यंगर पॉपुलेशन है और ओल्डर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने वाली है, क्योंकि एक टाइम के बाद ओल्डर पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना कहीं डाई कर जाएंगे। उसके बाद आ जाओ, अभी यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि होना, चेंज होना पॉपुलेशन के साइज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि समय के साथ साथ जो पॉपुलेशन के साइज़ में चेंजेस आती हैं, परिवर्तन आते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसमें ग्रोथ के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है। ठीक है, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है तो वो नेचुरल ग्रोथ हो जाती है हमारी। अब ग्रोथ के पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है हमारी, दूसरी लॉजिस्टिक होती है। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ये कहता है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, और कंडीशन जो है वो आइडियल होती है, यानी एकदम फेवरेबल कंडीशन है, तो हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत जल्दी ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, देखो जैसे आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में क्या होता है कि मॉस्किटो जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, रिसोर्स अनलिमिटेड है, पानी रुका हुआ मिलेगा उसको, बहुत ज़्यादा वो एग्स देगा अपने और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी एकदम से, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे उसको। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैरिंग कैपेसिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। देखो इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी को हम इस तरह से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में टोटल फूड कितने हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर में 20 kg फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 20 kg जो फूड है, यानी ये जो रिसोर्स अवेलेबल है, ये कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है, या कितने इंडिविजुअल्स जो है वो आपके घर में उनको सस्टेन कर सकते हैं, कितने लोगों का पेट भर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी आ गई उस घर की। इस तरह से सिमिलर वे में इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उन रिसोर्स से एक इन्वायरमेंट कितनी पॉपुलेशन या कितने इंडिविजुअल्स को सस्टेन कर सकता है, उसको हम बोलेंगे उस इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी। देखो अगर कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी, जब एक बार इन्वायरमेंटल कैरिंग कैपेसिटी के बराबर पॉपुलेशन पहुँच जाती है, मतलब जितने को वो पाल सकता है, जितने का वो पालन पोषण कर सकता है, वहाँ तक जितना नंबर बढ़ जाता है, जैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे एकदम, उसके बाद पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब की फैक्टर कौन कौन से होते हैं, याद रखना है कि जो हमारी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें अगेन वही आएगा नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। ये मतलब आप सबको समझ आ गया है। नेटलिटी में तो बर्थ रेट आ गया आपका, अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। मोर्टेलिटी डेथ रेट आ गया, ठीक है, और इमिग्रेशन यानी बाहर से अंदर आना, ठीक है, विद इन द टेरिटरी, और इमिग्रेशन मतलब आउटसाइड द टेरिटरी मूवमेंट होना। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। दिस इज आल्सो द एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, एरिया के अंदर जो है वो कैसे उनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी स्पेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे अरेंज्ड है। तो इसमें क्लम्प्ड हो सकता है,
यूनिफॉर्म यानी इवन हो सकता है और रैंडम यानी अनइवन हो सकता है। क्लम्प्ड का मतलब क्या होता है, गुच्छों में, जैसे क्लस्टर में, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे थोड़े से पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, फिर ऐसे करके, यानी क्लम्प्ड में जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा ही, ऐसे एक यहाँ पे, 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 मतलब एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे ऐसे मान सकते हो आप कि इनके बीच में उतना गैप नहीं है, ऐसे करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आप डायग्राम्स भी बना सकते हो, ठीक है, पिक्टोग्राफिक। देन आएगा रैंडम, रैंडमली मतलब जैसे एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो इनके बीच में ऐसे कोई भी हम पता नहीं कर सकते कि यूनिफॉर्म है कि कैसा है, तो रैंडमली होते हैं ये। उसके बाद आ जाएगा सेक्स रेशो, तो ये आप सबको पता है। सेक्स रेशो होता है कि पर 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, यानी फीमेल्स का कितना नंबर है पर 1000 मेल्स के पीछे एक पॉपुलेशन के अंदर, तो हम बोलेंगे सेक्स रेशो है वो, ठीक है। प्रपोर्शन कितना है उनका, हिस्सा किसका, फीमेल्स का, किसके पीछे, पर 1000 मेल्स के पीछे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। इसमें हम प्राइमरी सेक्स रेशो देखते हैं एट कंसेप्शन, ठीक है, और सेकेंडरी आ जाएगा बर्थ के टाइम पे, एंड टर्शरी आपका अमंग अडल्ट के बीच में कितना सेक्स रेशो है। पॉपुलेशन डायनामिक्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा, डायनामिक्स मतलब जो चेंजेस आती हैं पॉपुलेशन में, ठीक है। हाउ मतलब कैसे, और वाई पॉपुलेशन साइज जो है वो चेंज होता है ओवर टाइम एंड स्पेस, मतलब जगह जगह या रीजन वाइज या टाइम के साथ साथ, तो इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। जिसमें की फैक्टर्स की बात करें अगर हम, तो इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के घनेपन पे डिपेंड होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, और दूसरे आते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो जैसे आपका कंपटीशन कब होता है, जब पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, एक एरिया के अंदर, तो अब कंपटीशन तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे एनिमल्स हैं, खाने के लिए होगा उनके बीच में, ठीक है, जगह के लिए होगा, हैबिटेट के लिए होगा। प्रेडेशन हो गया, जैसे प्रे, यहाँ पे आपने देखा होगा वल्चर जो है वो दूसरों को खा रहा है, ठीक है, माइस वगैरह को। डिजीज़ेस आ गया, कोई बीमारी आ गई, और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा रिसोर्स होंगे तो ज़्यादा एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, अगर कम होंगे तो एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। फिर आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, जो कि घनापन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, चाहे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है चाहे हज़ारों रह रहे हैं, तो ये नेचुरल डिजास्टर किसी को थोड़ी ना देखेगा, है ना। जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, और एनवायरमेंटल जो चेंजेस आ रही हैं हमारी, तो ये क्या होते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। उसके बाद आती है कैरिंग कैपेसिटी। मैंने बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन या ऑफ अ स्पीशीज़ जो कि इन्वायरमेंट सस्टेन कर सकता है ओवर टाइम। तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्स को ही बता रहा है कि कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं जिनसे वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आप पालन पोषण कर सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। उसके बाद आपका आ जाएगा पॉपुलेशन की टाइप्स, लिख देना थोड़ी सी, कुछ नहीं है इसमें। जैसे आपका स्पीशीज़ कंपोजिशन के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रजाति के हिसाब से, तो पॉपुलेशन जो है, अगर सही एक सिंगल स्पीशीज़ की बात करेंगे अगर हम, यानी उसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, तो हम बोलेंगे मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन। पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन, पॉली का मतलब ही मैनी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स की बात करते हैं कि उनका टोटल नंबर कितना है, तो हो जाएगा पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब आता है इंट्रैक्शन के आधार पर अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, तो आइसोलेटेड पॉपुलेशन और इंट्रैक्टिंग पॉपुलेशन। आइसोलेटिंग पॉपुलेशन वो होती है जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, अकेली है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन विद नो इंट्रैक्शन विद अदर पॉपुलेशन। जैसे ये एनिमल्स रह रहे हैं कुछ रिमोट आइलैंड के ऊपर, तो बाकी जो दूसरे लैंड पे रह रहे होंगे उनसे कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है, तो ये बिल्कुल आइसोलेटेड है। और यहाँ पे जीन फ्लो भी नहीं होगा, ठीक है। जीन फ्लो होता है कि जैसे आप आउटब्रीड करते हो बाहर जाके कहीं, है ना, और यहाँ पे माइग्रेशन भी नहीं होगी। इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन वो होगी जहाँ पे एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो है वो दूसरी पॉपुलेशन से इंटरेक्ट करेंगे, जैसे कंपटीशन के थ्रू हो गया, प्रेडेशन हो गया, म्यूचुअलिज्म। कंपटीशन में जैसे दोनों को लॉस हो सकता है, ठीक है, जैसे एक खाने के लिए जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों, जैसे हाइना और वो टाइगर लड़ रहे हैं। उसके बाद प्रेडेशन में आपको मैंने बता दिया, प्रेडेटर जो है वो प्रे करता है यहाँ पे, ठीक है, एंड म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद आता है हैबिटेट और जियोग्राफिक के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉपुलेशन दो टाइप की होती है, लोकल पॉपुलेशन और जियोग्राफिक पॉपुलेशन, ठीक है, और लोकल पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन भी कहते हैं। कहता है कि लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ पे सिंगल सेम स्पीशीज़ की बात हो रही है यहाँ पे कि उसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। जैसे एक ट्राउट जो है सिंगल स्ट्रीम के अंदर, उसका कितने इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम बोलेंगे कि लोकल पॉपुलेशन हो जाएगी वहाँ की। जियोग्राफिक मतलब पूरे एक जियोग्राफिक एरिया की बात करता है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दी कि टाइगर अक्रॉस एशिया के अंदर, लार्जर पॉपुलेशन स्प्रेड अक्रॉस अ ब्रॉडर रीजन। देन आ जाएगा डायनेमिक के हिसाब से, ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन, डायनेमिक वही चेंज आएगा, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन आ जाएगी इसमें, स्टेबल या फ्लक्चुएटिंग।
स्टेबल पॉपुलेशन वो रहती है कि जिसका जो नंबर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहता है कहीं ना कहीं, जैसे बर्ड्स इन अ वेल प्रिजर्व्ड नेशनल पार्क। तो अब नेशनल पार्क के अंदर प्रॉपर उनकी केयर वगैरह हो रही है तो उनका नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो ना मरते हैं ना उनकी ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो कांस्टेंट रहता है। फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन मतलब जिनका नंबर जो है वो बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस या कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स के आधार पर यहाँ पे उनका नंबर या साइज़ जो है वो चेंज करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मॉस्किटो की एग्जांपल, समर सीज़न जैसे आता है हमारा, रेन होती है तो उनका नंबर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे विंटर आता है तो उनका नंबर एकदम से कम हो जाता है, तो इसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इंट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ओपन पॉपुलेशन, ये वही अगेन सेम आ गया, ठीक है। क्लोज पॉपुलेशन, ओपन पॉपुलेशन मतलब जो कि फ्रीली जिसके इंडिविजुअल्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, इन एंड आउट, और कहीं ना कहीं जीन फ्लो भी होता है, कहीं बाहर जाके आउट ब्रीड करेंगे, ठीक है। और जैसे मेराइन फिश पॉपुलेशन है, आज यहाँ पे कोने में, दूसरे दिन यहाँ, तीसरे दिन यहाँ। क्लोज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसका कोई भी यहाँ पे इमिग्रेशन या एमिग्रेशन नहीं देखने को मिलता है हमें, और जीन फ्लो भी यहाँ पे नहीं होता है। जैसे फ्रॉग की पॉपुलेशन रह रही है एक आइसोलेटेड आइलैंड के ऊपर, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी क्लोज्ड पॉपुलेशन। अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा बहुत अच्छे से। उसके बाद अभी आ जाओ हमारा जो एक नया कंसेप्ट है जो है इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम आप सबने सुना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोसिस्टम, तो ये वर्ड जो है वो ओइकोस से आया हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है होम, और सिस्टमा मीन्स सिस्टम, ठीक है। तो ये कहता है कि इकोसिस्टम की आप सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, ये तो आप लिख ही लोगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो कहता है कि इकोसिस्टम का मतलब होता है कि इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। तो सिंपली अगर हम इसको बात करें तो ये इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। और अगर इस रिलेशन को स्टडी करने की साइंस जो है उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, ये याद रखना आप, आगे बात करेंगे हम। और ये जो टर्म है ये दी गई थी सर आर्थर जॉर्ज टेंसले के द्वारा 1935, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है आपका। उसके बाद आपने इकोसिस्टम का थोड़ा सा लिख देना है मीनिंग की, एक फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। फंक्शनल यूनिट इसलिए होता है क्योंकि जो भी नेचर के अंदर कार्य हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारे के सारे इकोसिस्टम कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम वाटर साइकिल की बात करें, चाहे वो मिनरल साइकिल की बात करें, चाहे वो एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सारे काम इकोसिस्टम के जो यूनिट होते हैं वो करते हैं, ठीक है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी का एक्सचेंज होता है, कहीं ना कहीं मटेरियल का भी एक्सचेंज यहाँ पे होता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड प्रिजर्व कर रहे हैं, फिर हम उनको खा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके चलता रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इकोसिस्टम को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी कहते हैं। उसके बाद आ जाओ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, वेयर कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ या फिर अपने सराउंडिंग के साथ। अब इसमें से आपको डेफिनेशन करनी पड़ेगी एक, अगर आपको आंसर की क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे टेंसली जो थे, एजी टेंसली जो हमारे थे, जिन्होंने हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन टर्म भी दी है, तो इन्होंने क्या बोला कि इकोसिस्टम जो है एक बेसिक यूनिट होता है प्रकृति का, ठीक है, जो कि कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिला के बनता है उससे। एंड कहीं ना कहीं वो इंटरलेटेड होते हैं आपस में, इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल से। एनर्जी का फ्लो भी होता है, ठीक है, जैसे प्लांट्स जो है वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, फिर ग्लूकोज बनाते हैं, फिर उसको आगे और ऑर्गेनिज्म खाता है, फिर ऐसे सो ऑन चलता रहता है फूड चेन के थ्रू, है ना। तो वो आपको बताना है। तो इन्होंने क्या बोला कि इकोसिस्टम क्या है, एक बेसिक यूनिट है नेचर का, जिसमें आप बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट जो है वो मिलके इसको बनाते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में वो इंटरलेटेड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, एनर्जी फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो ये टेंसली ने सिंपल डेफिनेशन दी थी। ऑडम ने क्या बोला कि इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ये याद रखना है। ऑडम ने क्या बोला कि इकोसिस्टम जो है वो एक संरचना यानी बनाता है, हमारे किसको बनाता है, ये इन्वायरमेंट या नेचर का एक यूनिट बनाता है, ठीक है, और उसका फंक्शनल यूनिट भी है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और अपने इन्वायरमेंट से। ये ऑडम ने डेफिनेशन दी थी सिंपल, तो इनमें से आपको कोई एक कर लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोलॉजी की बात करें तो सेम है, ठीक है, थोड़ा सा ऐड अप कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये भी ग्रीक वर्ड ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस या होम, और लोगोस मीन स्टडी होता है, ठीक है। तो यानी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी, ये आपको पता है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, हम क्या बोलेंगे उसको, इकोलॉजी। तो ये आप सबको बताया मैंने कि जो रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ, उसकी स्टडी को या उसकी जो साइंस है क्या बोलेंगे हम, इकोलॉजी। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, इकोलॉजी जो है ये एक साइंस है जो कि ढूंढने की कोशिश करता है आंसर किस क्वेश्चन की, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है।
सिंपल क्लैरिफाई लिख के आना ऐसे करके। तो स्टडी ऑफ द हाउस इन्वायरमेंट इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट की या हाउस की स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म है ये याद रखना है, अर्नस्ट हैकेल जो थे 1866 में दी, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और ये जो हमारा आइडिया है इकोलॉजी का, इसको इलेबोरेट किसने करा था, यूजेनियस वार्मिंग ने, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। उसके बाद अभी आ जाओ आप कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, ठीक है। इस पे आने से पहले आपको ये चार्ट बना के आना है, ठीक है, ये वाला चार्ट जो है कंपोनेंट्स वाला, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये आपको बना के आना है, ठीक है। इसका आपको काफ़ी अच्छा आंसर बन जाएगा, जिसमें हमारे अबायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे और बायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट्स, ये आप लिख सकते हो इनको, ये आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे और ये आपके लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। इसके अगर फर्दर टाइप्स लिख सकते हो आप, लाइक फिजिकल कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और बायोटिक में जैसे प्रोड्यूसर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह, एल्गी। कंज्यूमर आ जाएंगे जो प्रोड्यूसर को खाएंगे कहीं ना कहीं, फिर आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएंगे, और लास्ट में डिकम्पोजर। तो ऐसे करके आप इसका एक फ्लो चार्ट बना के आओगे। फिजिकल कंपोनेंट में जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ के फीचर्स एक्सटर्नल और एयर वगैरह। इनऑर्गेनिक में जैसे वाटर हो गया, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मिनरल्स, रॉक्स, एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स और ह्यूमस, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोगों ने। तो इसका एक चार्ट आप जो है वो बना के आ जाओगे। उसके बाद अभी आ जाओ ऊपर, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इकोसिस्टम जो है वो एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलके बनता है, ठीक है, और एक वो यूनिट बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मैंने बता दिया लिविंग, ठीक है, अबायोटिक नॉन लिविंग, और जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करते हैं, यस करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म कम होंगे, बिल्कुल लो हो जाएगा माइनस में या 0 डिग्री से नीचे, तो वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे। तो एकदम ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे अबायोटिक कंपोनेंट है हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर इंटर करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और फिर एग्जिट कर जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आप ब्रीदिंग करते हो, फिर आगे जाके रिस्पायरेशन होती है, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वहाँ पे जाके फिर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, फिर बाहर। तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हो कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे, इंटर करते हैं शरीर के अंदर, कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर एग्जिट। फिजिकल फैक्टर में आप लिख सकते हो लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, हवा में वाटर वेपर कितने हैं, सॉइल टाइप कौन सी है, ठीक है, ये भी डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, जिसमें पीएच लेवल वगैरह आ जाएगा, ठीक है, इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं इनको। केमिकल फैक्टर की बात करें अगर हम, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच लेवल हो गया। एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको पता है अर्थ में जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देना, टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एंड प्लांट और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिटरमाइन करता है। जैसे मैंने बताया, अगर बिल्कुल ही हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे भी बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे एनिमल्स, प्लांट्स, और बिल्कुल अगर माइनस में जैसे आपका टुंड्रा वेजिटेशन होती है, वहाँ पे बिल्कुल ही वेजिटेशन नहीं होती है। कोल्ड रीजन जो हमारे आर्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल के आसपास वेजिटेशन देखने को मिलती है आपको। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये आता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है एटमॉस्फेयर में। लाइट आ गया, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। एंड ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये, और एक्वाटिक वेजिटेशन के लिए भी। एक्वाटिक मतलब जो वाटर के अंदर वेजिटेशन ग्रो करती है, ठीक है। और यूफोटिक जोन और एक होता है अफोटिक जोन, ये याद रखना सी के अंदर। यूफोटिक जोन होता है यहाँ तक लाइट पहुँच पाती है, ठीक है। एफोटिक मतलब जहाँ पे लाइट नहीं जाती ओशन के अंदर। सॉइल की बात करें, इसमें पीएच हो गया, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल है, कैसी है, न्यूट्रिएंट आ गए, अमाउंट ऑफ वाटर आ गया, और कुछ और फैक्टर जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये आप लिख सकते हो क्या, अबायोटिक फैक्टर के अंदर। उसके बाद आ जाएगा बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर की बात करें मतलब लिविंग फैक्टर जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी वो, ठीक है, सारे के सारे जो हमारे कहेंगे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। एंड जैसे सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस वगैरह हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ बनाते हैं हमारी, कहीं ना कहीं इंटरडिपेंड होते हैं एक दूसरे पे। फूड चेन हो गया और फूड वेब, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब का आपको पता ही होगा, ठीक है। फूड चेन जो है वो लीनियर होती है। जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास को जो है वो गोट ने खाया, ठीक है, गोट को फिर फॉक्स ने खाया, फॉक्स को फिर लाइन ने खाया, तो ये आपकी क्या बनेगी, एक टाइप की
फूड चेन, ठीक है, जो कि लीनियर अरेंजमेंट होता है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फूड वेब क्या होता है कि जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरलेटेड कर देती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रास है यहाँ पे, तो ग्रास को यहाँ पे क्या खाएगा, अभी फॉर एग्जांपल फ्रॉग ने खाया, ठीक है, फिर फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, ये याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेक आ गया, स्नेक को जो है वो ऐसे सो ऑन करके कहीं ना कहीं इंटरलेटेड होगा, यहाँ से इसको टाइगर भी खा सकता है, ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये बन जाएगा आपका फूड वेब की इंटरलेशन या इंटरलेटेड फूड चेन्स जो होती है हमारी, कि बहुत सारी फूड चेन्स जब आपस में मिल जाती है तो वो एक फूड वेब बना देती हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, फूड वेब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। अगर ये ऐसे नहीं होगा तो एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि घातक हो सकती है। उसके बाद आपका आता है, जैसे अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं जिसको हम सेल्फ नरिशमेंट भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और एल्गी हो गया, बैक्टीरिया होता है जिसमें आपको साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं, तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस होती है ये सनलाइट की प्रेजेंट में होती है, ठीक है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटो का मतलब लाइट होता है। एंड ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया, मैंने बता दिया, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन शरीर के अंदर नहीं बना सकते हम, ठीक है, तो दैट्स वाई हम प्रोड्यूसर नहीं आते। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कीमोसिंथेसिस हो गया है। फ़र्क इतना होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है, ग्रीन एल्गा, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, सीपी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर वहाँ से एनर्जी, फिर उसका यूज़ करके खाना बनाते हैं, ठीक है, ये सनलाइट का यूज़ नहीं करते, तो दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इसमें एग्जांपल लिख देना आपकी फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आएगी आपकी 12 जो है वो H2O के मॉलिक्यूल, एंड फिर हमारा ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और वाटर वे। तो ये याद रखना, ये जो ऑक्सीजन निकल के आ रही है ना, ये वाटर से आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट होती है यहाँ पे ग्रीन कलर जो प्लांट्स को देती है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना सकते, सेल्फ नोरिशमेंट नहीं कर सकते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंड होते हैं। कंज्यूमर की बात करें जिसमें आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, आप सबको पता है। हर्बीवोर्स यानी ग्रास ईटर्स, कार्निवोर्स मीट ईटर्स, और दोनों को खाने वाले यानी ग्रास प्लस मीट हम बोलेंगे ओमनिवोर्स। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, जैसे गोट आ गया, ठीक है, डीर, कैटरपिलर, गोट, काऊ। तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो फीड ऑन प्रोड्यूसर, प्लांट ईटर्स भी कहते हैं इनको हम, ठीक है, पत्ते खाते हैं उनके, फ्लावर्स, स्टेम ये 2 बार लिख दिया, अच्छा, रूट्स हो गया, ठीक है, फोलिएज यानी लीव्स वगैरह, ठीक है, जो नए नए पत्ते आते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स वगैरह इसमें एग्जांपल आ जाएंगी। रूमिनेंट कुछ नहीं होता, वैसे ऐसे याद रखना कि ऐसे एनिमल्स जिनके स्टोमक के 4 चैम्बर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि काऊ होती है ना हमारी, तो आपने देखा होगा ऐसे भी बैठी होती वो, और फिर ऐसे घास तो नहीं खा रही होती वो, लेकिन मुंह चबा रही होती है अपना, ठीक है। तो वो क्या करती है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना उसको वापस लेके आती है पेट में से, वो माउथ के अंदर, फिर उसको चबाती है, जिसको हम कड कहते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल्स जिनके स्टोमक के 4 चैम्बर्स होते हैं उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं, ये याद रखो थोड़ा सा कंसेप्ट। उसके बाद नीचे आ जाओ, अब हमारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें, इसमें हमारे कार्निवोर्स आ जाते हैं, जो कि किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स को। जैसे गोट हमारी प्राइमरी कंज्यूमर था, तो गोट को जो है वो फॉर एग्जांपल फॉक्स ने खा लिया, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद ये प्लांट्स को नहीं खाते, ठीक है, बहुत कम खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर की बात करें तो टॉप प्रेडेटर क्या आ जाएगा इसमें, टॉप प्रेडेटर, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएंगे, जैसे आपका ईगल्स, टाइगर्स, लाइन्स वगैरह आ जाएंगे। अब आता है डिकम्पोजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सैप्रोट्रॉप्स हो गई, स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा मैंने। सैप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, ठीक है, यानी डेड डीके मैटर पे, ऐसे सिंपली याद रखो, उसको ईट करते हैं, ठीक है। जैसे फंगस, बैक्टीरिया होते हैं कुछ, ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, और कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। जैसे अगर कोई जानवर मर गया तो उसको खाएंगे ये, ठीक है, और ये ह्यूमस बनाते हैं, ये याद रखना है आपने।
ठीक है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको फिर से सॉइल के अंदर भेज देते हैं। तो इस तरह से साइकिल में भी हेल्प करते हैं ये। उसके बाद फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं इनको डिकम्पोजर्स को, क्योंकि ये एकदम इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। ठीक है, अब इकोसिस्टम के फंक्शन लिख देना थोड़े से कि एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो है 10% लॉ, जो कि दिया गया था 1942 के अंदर, रेमोंड लिंडमैन जो थे इन्होंने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने बोला था कि आपकी जो एनर्जी है वो ओनली 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, बाकी 90% जो एनर्जी होगी वो लॉस हो जाएगा, उसका रिस्पायरेशन में हीट की फॉर्म में वो लॉस हो जाती है। तो एनर्जी फ्लो अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू द फूड चेन, जिसमें प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक जाएगी। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो क्या यूज़ करेंगे, सनलाइट। ठीक है, ग्लूकोज बनाएंगे 100% एनर्जी। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर इनको खाएंगे तो ओनली 10% ही मिलेगी, बाकी लॉस हो जाएगा। फिर SO1 करके यानी 10% ट्रांसफ़र करते चलो तो 1% रह गया, ये 0.1% और 0.01% अपेक्स प्रेडेटर के पास। कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे देखो लिख रखा है हीट या रिस्पायरेशन में। और डिकम्पोजर फिर से क्या करेंगे, जैसे अगर ये मर रहा है, ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, तो डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज करेंगे, फिर से उसको कहाँ भेज देंगे, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो सॉइल में प्लांट्स फिर से यूज़ करेंगे मिनरल्स वगैरह का। तो सो एंड कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है ये। सेकंड न्यूट्रिएंट साइकिल भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू। तो ये भी फंक्शन आ जाएगा इसका इकोसिस्टम का। होम्योस्टैसिस में भी हेल्प करता है, यानी बैलेंस, ये आपको पता है। और मिनरल साइकिल ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है इकोसिस्टम की टाइप्स लिख देना थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा आंसर बन जाएगा आपका, जिसमें नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड। नेचुरल की बात करें तो इसमें आप ये थोड़ा सा डायग्राम बना के आ जाना, इसकी फ्लो चार्ट। ठीक है, जिसमें आपके टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाला हिस्सा आ जाएगा और एक्वाटिक यानी पानी वाला। टेरेस्ट्रियल में जहाँ तो फॉरेस्ट हो सकते हैं, ग्रास लैंड हो सकती है, डेजर्ट। ठीक है, और एक्वाटिक की बात करें तो इसमें फ्रेश वाटर हो सकता है या मैरीन, और एक और भी होता है इसमें एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी का नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे क्या होता है, जो रिवर होता है हमारा वो मीट करता है ओशन को। तो वहाँ पे जो पानी होता है ना, वो ना ज़्यादा साल्टी होता है ना ही ज़्यादा वो फ्रेश होता है, तो दोनों का कॉम्बो होता है। ठीक है, तो जो वाटर होता है वहाँ पे उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं, याद रख लेना आप लोगों ने। तो ये भी आपका एक एक्वाटिक इकोसिस्टम आ जाएगा। उसके बाद फ्रेश वाटर की बात करें तो लोटिक एंड लेंटिक आते हैं। लोटिक का याद रख लेना मूविंग वाटर, क्या मूविंग वाटर यानी जो फ्लो कर रहा है, जैसे आपके रिवर्स वगैरह आ जाएंगे इसमें, स्ट्रीम्स वगैरह। और लेंटिक यानी स्टैटिक हो, एक जगह पे रुको, जैसे आपका लेक आ गया, पॉन्ड आ गया। मेराइन मतलब जो साल्ट वाटर, जिसमें सी और ओशन आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया, सिंपल यही लिखा होगा। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब जिसमें ह्यूमन की इंटरफेरेंस कोई नहीं है, अपने हिसाब से मेंटेन्ड है, वो अपने हिसाब से ऑपरेट हो रहा है। और जिसमें टेरेस्ट्रियल आएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। एक्वाटिक की बात करें तो वाटर, फ्रेश वाटर और मेरीन आ गया इसमें। लोटिक, लेंटिक मैंने बता दिया। ठीक है, जो कि मोशन वाला, और ये स्टैटिक, LO से याद रख लो, जैसे होता है ना MOTION, मोशन और लोटिक। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो कि मेंटेन किया जाता है मैन के द्वारा। ठीक है, और अपनी पर्पज़ के हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया जाता है, अपनी नीड के हिसाब से। जैसे क्रॉप लैंड हो गया, आर्टिफिशियल लेक्स हो गया, रिजर्वायर्स हो गए, टाउनशिप, सिटीज एट्सेट्रा। तो ये आप थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, और इसी के साथ आपका बेस्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको एडिशनल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।